जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, हे गुरु जी, मुझे नहीं पता कि आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं यह सब आपको सौंपता हूँ। कृपया मुझे दिन की खुशियों, चुनौतियों और घटनाओं से उबरने की शक्ति दें और साहस दें। मैं यह दिन आपको समर्पित करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे और सब आप संभाल लोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे पास मुसीबत परेशानी आती है और गुरुजी कहते हैं मेरे नाल जुड़ जाओ, सब जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है तब मुसीबत और परेशानी सब ख़त्म होने लगती है। संगत जी, हमें तो गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना हमेशा करते रहना चाहिए। कब हमारी मुसीबत परेशानी टल जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, घमंड बहुत भूखा होता है, क्योंकि इसकी मनपसंद खुराक रिश्ते और संबंध होते हैं। इसलिए हमेशा घमंड से दूर रहिए और अपने रिश्तों को बचाइए, तभी मुसीबत और परेशानी से आप बच पाएंगे। संगत जी, जीवन एक बाजी के समान होता है। हार जीत तो हमारे हाथ में नहीं होती, पर खेलना अपने साहस, पराक्रम और धैर्य पर निर्भर होता है। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। संगत जी, अगर वास्तव में त्याग करना चाहते हो तो गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का त्याग कीजिए। फिर देखिए मुसीबत परेशानी तो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपके पास अनंत ब्लेसिंग गुरुजी की आने लगेगी। हर पल गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन सत्संग होने जा रहा है। आपसे निवेदन है, सत्संग को अंत तक पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें। गुरुजी महाराज जी की अनंत ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए गुरुजी के आज्ञा से शुरू करते हैं। आप सभी संगत का गुरुजी के सत्संग में स्वागत है। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरुजी का सत्संग आपको डेली सुनने को मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल ऑन भी कर लीजिए, जैसे ही गुरुजी का सत्संग अपलोड होगा आपको मिल जाएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग रोज आप सुनते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। त्यागी अंकल, पूरे त्यागी परिवार को बहुत बहुत शुक्राना मेरे को इतना सुंदर मौका देने के लिए, क्योंकि गुरु जी की पुस्तक से बढ़कर कोई भी मौका नहीं, कोई भी हम उनका नहीं कर सकते गुणगान। तो ये इतना सुंदर मौका, बहुत 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 धन्यवाद। जो भी सारी संगत सुन रही है इस वक्त, उन सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्राना त्यागी अंकल, त्यागी आंटी, मेरे को ये पुस्तक करने के लिए ये जो मौका आपने मुझे दिया है। गुरु जी के साथ हमारी जर्नी 2006 जनवरी में हमारी स्टार्ट हुई थी। 2005 में हम गुरुजी से जुड़े थे और बहुत बहुत इंस्टेंट बुलावा था गुरुजी का। हमारे को किसी ने एक्सीडेंटली हम उनके पास पहुंचे और उन्होंने गुरुजी का जिक्र किया, जबकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पर नॉन बिलीवर इन गुरुज, क्योंकि जो मेरे पापा वो हमेशा इस बात में बिलीव करते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, किसी का बुरा नहीं करो, बुराई नहीं, निंदा चुगली नहीं। तो और अपने अच्छे कर्म करते जाओ तो ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो वही विचार हमारे मन में भी थे। तो और उस टाइम पर इस तरीके के बहुत ऐसे सुनने में भी आ रहा था कि कौन क्या करता है, ये है वो है। तो बिल्कुल जो गीता है उससे बढ़कर हमारे लिए कोई भी वो नहीं था। गीता मेरे पापा पढ़ते थे, सो उन्हीं तरीके से हमारे बिलीव्स थे।
और लेकिन जब गुरुजी ने जोड़ना होता है तो वो सारे रास्ते खोल देते हैं। हम किसी अपने फ्रेंड के पास मिलने के लिए गए तो उन्होंने गुरुजी का जिक्र किया और जिस तरीके से उन्होंने गुरुजी का बखान किया तो मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो गई कि ऐसे महापुरुष के तो दर्शन करने ही चाहिए। तो मैंने कहा मेरे को उनसे मिलना है और कैसे जा सकते हैं हम। तो तब उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे एम्पायर स्टेट में। तो तब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो नहीं वो ड्राइव नहीं कर सकते थे। तो मैंने उसी टाइम अंकल को अपने हस्बैंड को फोन किया। मैंने कहा आप गाड़ी लेके इस जगह पे पहुंचो और मत पूछना कहाँ क्यों, बस हमें कहीं जाना है, मत पूछना किधर जाना है। तो वो एकदम से मेरी बात सुनकर 10-15 मिनट में वो उस जगह पर पहुंच गए। और संगत जी हम लोगों को 3:30-4 बजे के करीब गुरुजी के बारे में पता चल रहा है और 4:30-5 के बीच में हम वी वर ऑन द वे टू एम्पायर स्टेट। तो ये हम नहीं गए, ये तो गुरुजी का पुल था, गुरुजी का बुलावा था जो हमको उन्होंने बुलाया। और जितना भी हम शुक्राना करें गुरु महाराज का उतना ही कम है, क्योंकि सोचते ही नहीं थे, हम सोच सकते भी नहीं थे कि ऐसे हमारे कर्म होंगे कि हमें ईश्वर की देखने का सौभाग्य, उनके खुशबू लेने का, उनको छूने का हमें सौभाग्य मिलेगा ईश्वर को इस जन्म में। क्योंकि लगता नहीं था कि कभी भी हमने इस तरीके के कर्म करे हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन हो जाए। लेकिन ये सच में हम बहुत 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 शुक्राना करते हैं गुरु महाराज का कि जिन्होंने अपने उस फिजिकल फॉर्म में रहते हुए हमें बुलाया। जितना भी हम उनका शुक्राना करें वो कम है। हम तो इंसान हैं, हमें तो ये लगता था कि हमने तो ऐसे इतने अच्छे कर्म करे ही नहीं है कि जो हमें ईश्वर के दर्शन हो पाते। तो मेरे को कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माय माइंड ये जरूर रहा कि इन सब के पीछे मेरे पापा का हाथ है। क्योंकि मतलब हर किसी बेटी को, बच्चों को अपने माँ बाप बहुत अच्छे लगते हैं कि उनके आगे कोई नहीं लगता। लेकिन फैक्ट यही है कि मेरे पापा सच में वो इंसान थे जो जिस तरीके की गुरुजी बोलते हैं कि ABC गुरुजी की डोंट एक्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। मतलब इतनी एज में भी मैंने कभी अपने फादर के मुंह से किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की बुराई, किसी की कोई बात नहीं सुनी। काश पूरी तरीके से मैं भी अपने पापा के नक्शे कदम पे चल पाती, लेकिन फिर भी इंसान है, कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है। और जो गुरुजी की ABC है, मेरे पापा बिल्कुल वही फॉलो करते थे। और संगत जी होता ही है कि जब शादी हो जाती है, घर में कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें हो जाती है, तो एक बारी ऐसे मेरे ब्रदर का और उनकी वाइफ का मतलब भाभी का हमारे कुछ इस तरीके से वो बोले। तो मतलब मैं यंगेस्ट हूँ अपनी फैमिली में और मेरा डिफरेंस भी अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ में काफी ज्यादा है। तो 12 साल मेरे ब्रदर मेरे बड़े हैं। तो मैंने बोला, मैंने कहा पापा जी आपको दुख नहीं लगा भैया ऐसे बोले आपको? तो मैं रो पड़ी थी कि ऐसे कैसे बोल दिया मेरे भाई ने मेरे पापा को। तो मेरे पापा ने उनकी कोई बुराई नहीं करी, कोई निंदा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यही बोला कि मेरे बेटा शायद मेरे पालने में, मेरे संस्कार देने में कोई कमी रह गई। तो these were the type of thoughts of my father। तो यही उनसे हम सीखते आ रहे थे कि नहीं, डोंट एक्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। और हमने कभी नहीं सुना था उनके मुंह से किसी की भी निंदा और चुगली। और मैं बहुत लकी हूँ कि जो मेरे को मेरा हस्बैंड भी मेरे बिल्कुल वैसे ही मिले। उनके वो कोई उनके साथ कुछ भी कर जाए, वो कभी किसी की नहीं करेंगे बुराई। ये ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरे हस्बैंड है और मेरे फादर है इसलिए मैं अच्छाई कर रही हूँ। मेरे और भी मेरा ब्रदर है तो, लेकिन वो वैसा नहीं है, मेरे ब्रदर्स ऐसे नहीं है।
लेकिन मेरे पापा ऐसे और मेरा हस्बैंड, मैं बहुत थैंक यू है गुरु जी का कि जो मुझे मेरा हस्बैंड भी ऐसे दिया है। उन्होंने भी कभी किसी की निंदा, किसी की चुगली, कभी बुराई नहीं करते। तो बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। और संजय जी, मैं सुनाती हूँ कि जर्नी की शुरुआत पे ही क्या हुआ। अंकल का बर्थडे जो है वो 6 मई को आता है और 6 मई को हमें एक हमारे मोबाइल पर मैसेज आता है, बहुत सुंदर वार्म विशेष अंकल के बर्थडे की। तो हम हैरान हो गए, ये किसने भेजा, किसने भेजा। तो क्योंकि अगर वोडाफोन है या कोई और दूसरी कंपनी है, सबका एक सेट पैटर्न होता है, मतलब उनके नंबर जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट होते हैं, उनके फोन नंबर्स, चाहे वो वोडाफोन हो या दूसरा जो भी कंपनीज होती है। तो वो नंबर किसी भी कंपनी का था ही नहीं। तो हम वो हो गए कि ये किसका आया, ये किसका आया। और मतलब वो करके देखा, उसको रिप्लाई बैक करके देखा कि हम कॉल किया कि पता तो चले किसने किया, किसने विश किया। तो वो किसी भी कंपनी का नंबर नहीं था। तो फिर बाद में समझ में आया कि वो नंबर, मतलब वो वार्म विशेष, वो इतने सुंदर बर्थडे विशेष गुरुजी ने भेजी अंकल को, मतलब मेरे हस्बैंड। तो कैसे कैसे हम शुक्राना करें इस मालिक का कि कितना हमें प्यार करते हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं, कदम कदम पर ध्यान रखते हैं हमारा, कितनी जगह कैसे कैसे बचाते हैं, हम जान भी नहीं पाते। संगत जी, मेरे को मतलब गुरुजी के पास जब हम पहुंचे थे तो मेरा फ्रोजन शोल्डर था। और फ्रोजन शोल्डर इस कदर था कि अगर मेरे हाथ में एक टिश्यू पेपर भी है और अगर गलती से मैंने वो फेंका तो वो मेरा रोना निकल जाता था, इतना ज्यादा मेरे को पेन होता था। और मैं कुछ नहीं कर पाती थी अपने राइट हैंड से, मतलब कपड़े पहनना, कुछ भी काम करना, मतलब कुछ भी, चाहे वो चपाती बेलनी है या कुछ भी करनी है, मुझे काफी डिफिकल्टीज हो रही थी। और जब मैं डॉक्टर के पास गई इसके इलाज के लिए तो उसने बोला कि मैडम आपका तो इतना ज्यादा ये फ्रोजन हो चुका है कि ये नॉर्मल फिजियोथेरेपी से या वैसे नहीं होगा, ये आपको तो ऑपरेट ही करना पड़ेगा क्योंकि आपकी मूवमेंट बहुत कम रह गई है इसमें। तो और उस टाइम संगत जी क्या था कि अंकल ने अपना बिजनेस चेंज किया और हम लोग काफी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आए हुए थे। तो ये था कि बच्चे इस टाइम बड़े हो रहे हैं, उनको अच्छे एक स्ट्रीम में डालना है और एक अच्छी लाइन में, ताकि वो अपनी अपनी अच्छी लाइफ अपनी बिता सके आगे। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हम चल रहे हैं। तो जब मैं गई तो उन्होंने बोला कि आपका फिजियोथेरेपी से तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो गुजारा तो हो ही रहा है ना, मैं काम तो कर ही पा रही हूँ ना, तो चलने देते हैं ऐसे ही। और संगत जी उसी दौरान हम गुरुजी के पास जाना शुरू हुए। संगत जी ना तो कोई अरदास, ना ही मैंने अपने लिए कुछ बोला, ना ना मांगा, कुछ भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि बीइंग अ लेडी, शायद सारी लेडीज ऐसी ही होती होंगी कि मांगती किसका है, हस्बैंड का और बच्चों का। अपना तो किसी को, मेरे को नहीं लगता कि जल्दी कोई भी फीमेल जो है वो अपने लिए मांगती है। तो वही मैं बस गुरुजी के पास जाते थे तो बस बच्चों की ये कि बच्चे गुरुजी अच्छे से सेट हो जाए, हस्बैंड राजी खुशी रहे, उसकी हेल्थ ठीक रहे, यही सब मांगते थे। अपना तो कभी ध्यान भी नहीं आया। लेकिन उस मालिक को सब पता होता है कि हम कौन सी तकलीफ से निकल रहे हैं। जो शब्द चलता है ना, बिन बोलिया सब किसी जारदार, इस आगे कीजिए अरदास। तो सच है संगत जी, ना मैंने बोला ना मैंने मांगा, कब मेरा वो थोड़े दिनों बाद मेरा वो फ्रोजन शोल्डर, जिसके लिए सर्जरी बोल दी गई थी, जिसके लिए बोल दिया गया था कि फिजियोथेरेपी से तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा, वो गुरुजी की एक नजर से वो ठीक हो गया। और जब गुरुजी कोई चीज को ठीक करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से वो फॉर एवर होता है, पूरा थ्रू आउट योर लाइफ
हाँ, अगर हम कोई कुछ गलती ना कर ले, गुनाह पाप ना करे तो शायद ठीक रहे। और संगत जी आज इतने साल हो गए हैं, बगैर किसी सर्जरी, बगैर किसी थेरेपी के मेरे को फ्रोजन शोल्डर बिल्कुल ठीक। और संगत जी जब हम गुरु जी के पास पहुंचे थे तो बच्चे 11th-12th में ऐसी क्लासेस में थे, और उसके बाद में उनका, और वो भी बीइंग बॉयज, तो दोनों बेटे ही हैं, तो उनका लाइफ में उनको सेट करना भी बहुत अच्छे से जरूरी है ताकि उनकी आगे की लाइफ अच्छी चलती रहे। तो अब जो मेरा छोटे वाला था वो बोलता था मेरे को पायलट बनना। तो मैं बोलती थी, मैंने कहा बेटा तुम्हें पापा की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं समझ में आ रही? तो कहता मम्मी टेंशन नहीं लो, पापा के ऊपर कोई वजन नहीं आएगा, आप देखना गुरुजी कराएंगे, गुरुजी करवाएंगे, गुरुजी मेरे को पायलट बनाएंगे। और जो बड़ा बेटा वो कहता था कि ना मेरे को एमबीए करना है, मास्टर्स करना है, और वो भी मुझे यूएस से करना है। तो वो बोलते थे, मैंने कहा गजब के दोनों बच्चे, पापा इतने प्रॉब्लम्स में निकल रहे हैं। और क्योंकि कुछ बिजनेस उन्होंने चेंज किया था जो फ्रूटफुल नहीं रहा था, और काफी लॉसेस में थे उस टाइम हम। और वो भी यही बोले कि मम्मी टेंशन मत लो, गुरुजी है ना, आपको विश्वास नहीं गुरुजी पर? और सच में संगत जी, ये बच्चों का विश्वास, मुझसे ज्यादा बच्चों का अडिग विश्वास कि जो उनके ड्रीम्स थे वो गुरुजी ने पूरे करे। और ऐसी कंडीशंस जब मैं बोलती थी, और मैं यही बोलती थी गुरुजी देखो बच्चे क्या बोलते हैं, तो और मैं कहती अगर गुरुजी अगर आपने करवा दिया ना तो फीस भी आप ही भरना, मेरे पास तो तुहानू पता मेरे तो फीस है ही नहीं, मेरे को मैं कितों दूंगी। तो संगत जी गुरुजी ने बड़े वाले बेटे को यूएस भेजा मास्टर्स करने के लिए। और संगत जी सब यही बोलते थे कि तुम्हारा वीजा नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारे पास में बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये नहीं होगा। लेकिन जब गुरु जी की कृपा हो जाए ना तो सब असाध्य भी साध्य हो जाता है। कोई भी चीज जो मर्जी सब लोग बोलते रह गए, लेकिन गुरु जी ने कैसे कर दिया। और एक हमारे ही अपार्टमेंट में एक अंकल वो बोलते थे कि मनचंदा तेरे बेटे का तो ना लगे, वो थोड़े जाट किस्म के, तो ऐसे ही बोला उन्होंने, स्टाइल भी यही था उनका बोलने का। कहते मेरे बेटे का तो यूं लगेगा चुटकी बजाते ही, मेरे तो 60 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं। तो हम तो कुछ बोले नहीं, चुप रह गए। तो मन में हमने सोचा कि हमारे पास तो 60,000 भी नहीं है हमारे तो बैंक अकाउंट में, हमारे पास तो सिर्फ गुरुजी है। तो हम चुप कर गए कि क्या करे भाई, अब जिसके पास है वही बोल सकता है, हमारे पास तो है ही नहीं। संगत जी आज तक उनके बेटे का वीजा नहीं लगा, और आज कृपा से गुरुजी की असीम कृपा से दोनों का वीजा भी लगा, उन दोनों के लिए लोन भी अप्रूव हुआ, वो मास्टर्स करके आया। और ऐसी कृपा गुरुजी की कि उसने यही बोला था कि जैसे उसकी शादी के बहुत रिश्ते आ रहे थे, तो बोला था कि नहीं मैं अपना लोन उतार के शादी करूंगा। और विद इन 6 months संगत जी उसको इतनी अच्छी जॉब भी मिल गई, वो कनाडा चला गया अपनी जॉब लेके। और जो छोटा बोलता था मुझे पायलट बनना है, उसका भी हो गया। मतलब आज भी मैं पलट के देखूं, और मेरे अंकल भी वो देखते हैं, मतलब हस्बैंड, तो वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आता कैसे ये सारे काम हुए, कैसे लोन उतरे, किस तरीके से उनके सारे खर्चे हुए। और संगत जी उसके बाद में भी ये तो है नहीं कि एक ही बारी आपने वन टाइम ही देना है, फीस तो देनी ही होती थी। और मैं वही बोलती थी गुरुजी देखो फिर आ गया फीस का टाइम, दियो फिर किदा। और संगत जी में आज भी मैं और अंकल रिकॉल करें कि हमने फीसें कहाँ से दी, कहाँ से पैसे आए, हम नहीं रिकॉल कर सकते, बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कर सकते कहाँ से गुरुजी ने करवाया।
तो ये सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमात्मा, उन सच्चे बादशाह की कृपा है, उनकी मेहर है, रहमत है कि आज जिस मुकाम पर बच्चे पहुंचे हैं, वो जो दोनों को उनकी मनचाही इच्छा गुरुजी ने पूरी करी है। आज वो छोटा बेटा वो पायलट बन गया है। हालांकि उसके पायलट बनने में बहुत ऑब्स्टिकल्स आई, मतलब गुरुजी जैसे वो बोलते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पूरा निचोड़ा उसको गुरुजी ने। लेकिन संगत जी, उसने कहीं भी अपना हौसला नहीं छोड़ा, उसने अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया गुरुजी से। संगत जी, इतनी तकलीफें आई उस बच्चे को, मेरे छोटे बच्चे को, कि जिस स्कूल में एडमिशन लिया था, जिसकी फीस हम पूरी भर चुके थे लोन लेकर, तो वो स्कूल ही बंद हो गया। उसने कुछ कनाडा ट्रस्ट के लॉस ब्रेक किए, उनकी कनाडा एयरलाइंस, मतलब वो जो एयरलाइंस है, तो वो स्कूल ही बंद हो गया। और वो स्कूल बंद हुआ, और उसमें क्या था कि बैंक का एक पीरियड होता है लोन लेने के बाद में कि आप उतना लोन पूरा ले लीजिए, नहीं तो वो कहते हैं इसके बाद हम रिलीज नहीं कर सकते। तो हमने यही सोचा कि हमने कंपनी को अभी भी देना है, बाद में भी देना है, तो हम फीस पहले ही भर देते। और हमने पूरी की पूरी फीस पहले ही दे दी, क्योंकि बैंक ने हमको बोल दिया था कि इसके बाद में हम रिलीज नहीं कर पाएंगे, जो आपने ये लोन लिया है इसको अभी इतने पीरियड तक आप ले लीजिए। संगत जी, उस बंदे ने, वो जो उस कंपनी का मालिक था, उसने कुछ कनाडा के रूल्स ब्रेक किए, वो कंपनी बंद हो गई, वो स्कूल जो फ्लाइंग स्कूल था वो बंद हो गया। अब हम पूरी फीस दे चुके, लोन लेके, बेटे को पता है कि अब और दूसरी बार मम्मा पापा कहाँ से लाएंगे फीस। संगत जी, उसको कनाडा ट्रस्ट से लेटर भी आ गया कि लीव कनाडा एट वंस, कि अब आपकी कोई यहाँ पर स्टैंडिंग नहीं रह गई। और उसने सब वहां पर जाके जितने भी लोगों को जानता था, जितने लॉयर्स को जानता था, सबको बोला कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरी कोई स्टैंडिंग ही नहीं हुई, जो मैंने लोन लिया था वो मैं भर चुका हूँ, और वो स्कूल बंद हो गया है, तो मेरा सारा पैसा भी हमारा चला गया, और मैं पायलट भी नहीं बन पाया। तो वो बोले कि अब तो तुम्हें अपना इंडिया वापस जाना पड़ेगा। अब इसको ये हुआ कि मैं इंडिया आता हूँ, पूरा पैसा भी गवा के आ जाऊंगा, मेरी तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं बनी, पायलट तो मैं बन ही नहीं पाया अभी तक। उसने ये केस फाइट किया, खुद से फाइट किया। और जब इसने वकीलों के लिए वहां पर उन्होंने पता किया कि उनकी फीस कितनी है, तो वो इतनी ज्यादा उन्होंने बताई, $30,000, किसी ने उससे भी ज्यादा बताई। तो उसने बोला इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं अपना ही वो ही ना कर लिया होता, मैं ही अपना कोर्स पूरा और कर रहा होता। तो उसने उसको फाइट किया, और उसने अपने वो जो पेपर्स थे वो गुरुजी के आगे रखे, और बोला गुरुजी, मेरे वकील भी तुसी, मेरे जज भी तुसी, मैं कोई गलत काम किया हुए तो मैनू पूरी सजा दो, अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो तुसी मेरे जज, तुसी मेरे वकील, तुसी जो करना तुसी करना। संगत जी, ये वो लेके वो गया, और उसने वो केस जीता। सारे जो भी इसको जानते थे वो कहते थे कि ऋषभ, हम मान गए तेरा गुरुजी में विश्वास। मतलब उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि एक छोटा सा बच्चा, 18-19 साल का बच्चा, ऐसा कैसा विश्वास कर रहा है किसी में, क्योंकि वो जानते भी नहीं थे गुरुजी को। तो इस बच्चे का वो बोलते हैं कि तेरा विश्वास जीत गया, और इसको दोबारा से एडमिशन ली इसने, और दोबारा से इसने पूरे अपने मेहनत कर करके संगत जी पैसे जोड़े, वो पैसे इसने अपनी फ्लाइट में लगाए, क्योंकि वहां पर हर फ्लाइंग की एक आपको बहुत मोटी रकम देनी पड़ती है। ऊपर से जो पायलट आपके साथ में ट्रेनिंग पायलट चलता है, उसका भी आपको फीस देनी पड़ती है, उसके भी देने होते। कैसे कैसे करा नहीं जानती मैं, उसने तो हमें बहुत शॉर्ट में और बिल्कुल बाद में बताया, हमारे को तो भनक भी नहीं लगने दी उस बच्चे ने। लेकिन
सुनते हैं ना कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो सच्ची में गुरुजी ने पूरा निचोड़ा और उसके बाद में उसको पूरा भर भी दिया। संगत जी, आज वो सबसे बड़े से बड़े जहाज उड़ा रहा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस मालिक की कृपा की वजह से। अब उसकी शादी भी हो गई, तो अब नाउ ही इज लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ। तो अब आने वाले छुट्टियों में, मतलब समर्स में, क्योंकि वहाँ की विंटर्स तो बहुत ही क्रूशल होती है कनाडा की, तो हम लोग उम्मीद है हम लोग जाएंगे अगर गुरुजी की मर्जी रही तो जितना भी हम गुरुजी का शुक्राना करें वो बहुत 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 कम है। और संगत जी, बड़े बेटे का बताऊं, बड़ा बेटा उसने बोला मुझे मास्टर्स करनी है, वो भी यूएस से करनी है। तो मैं यही बोलती थी, तुम दोनों बच्चे बहुत गजब हो, पापा के पास पैसे नहीं है और तुम इतने बड़े बड़े सपने देखते हो। संगत जी, उसका भी वही जवाब, मम्मा गुरुजी है ना, गुरुजी करवाएंगे। और संगत जी, सच में गुरुजी ने कैसे करवाए हैं हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते कि दोनों के सपने कैसे पूरे करे हैं गुरुजी ने। और आज दोनों हैप्पीली मैरिड, बहुत बहुत अच्छी अपनी लाइफ दोनों बिता रहे हैं। दोनों ही कनाडा में है लकीली। मैं कहा गुरुजी ने यहाँ और उनका मतलब कितनी कृपा करी है, जितना भी शुक्राना करे उनका कम है। संगत जी, इतने इतने सत्संग है कि मैं क्या ही बताऊं। अंकल का बताती हूँ। अंकल का क्या हुआ, एक इन्होंने क्या हुआ था उन दिनों में, गुरुजी की कृपा से हमें बहुत सेवा मिलती थी। और सेवा करते करते मतलब हो जाता है ना कि कभी कभी कुछ दिक्कत, इनकी ना लेग्स में बहुत पेन रहने लगी। तो इन्होंने बोला कि पता नहीं है क्या हुआ, उन्होंने कोई पेन किलर्स किसी के कहने पर वो खा लिए, और वो पेन किलर्स इतनी बुरी तरह रिएक्ट कर गए कि पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे लगता था कि ना जैसे ब्लड निकल के आ गया हो। मतलब नसों को फाड़कर वो पूरा ब्लड पूरे बॉडी के ऊपर, सारे बॉडी पर ब्लड 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 ब्लड, ऐसे पैचेस पैचेस पैचेस। और अंकल का ये बुरा हाल कि वो ना हाथ से मतलब हाथ से कुछ पकड़ पा रहे हैं, ना करवट ले पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ पैरालाइज्ड। और उसके बाद में इनको हम डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा। तो जो ये बोलते थे कि ना मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो बोलते ही नहीं मेरे को एडमिट करा दो, क्योंकि ये इंटरनली इतने ज्यादा पेन में थे कि इन्होंने खुद ही बोला कि मुझे एडमिट करा दो। तो जब इन्होंने ये बोला तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, नर्वस हो गई, क्योंकि जो बंदा डॉक्टर के पास जाके राजी ना हो और वो कहे कि मुझे एडमिट करा दो, तो सोचो कि वो कितना ज्यादा तकलीफ में होगा। संगत जी, जो इनकी प्रॉब्लम आई वो दैट वाज स्मॉल वेसल क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस, दैट वाज द नेम ऑफ द डिजीज। और लेकिन ये डायग्नोज हुई बहुत देर में, और वो जो डॉक्टर थे वो बहुत गलत इलाज करते रहे, कुछ परपुरा बोल के। लेकिन 15 दिन 20 दिन एडमिट होने के बाद में भी जब देखा मैंने कि कोई भी 1% भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो मैं बड़े तरीके से, और मेरे को सुनवा दिया गुरुजी ने कि वो डॉक्टर्स वो बोल रहे थे कि इतना काट दिया है इसको और कितना काटना है। जो आजकल की मेडिकल इसका हाल हो चुका है कि बस उनको अपने पैसे बनाने से मतलब होता है, कोई क्या कंडीशन में है, किस हाल में है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। और वो सुनते ही मैंने बड़े तरीके से, बड़े गुरुजी ने ही वो सोझी दी, वो समझ दी, और वही गुरुजी ने ही वो सुनवाने वाले थे कि मैंने इनको तरीके से हॉस्पिटल से निकलवाया और घर ले गई। डिस्चार्ज भी नहीं करवाया, मतलब उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया,
कि आप ये टेस्ट करवाओ। तो मैंने कहा देखिए जो उनकी कंडीशन है वो चल फिर तो पा नहीं रहे, तो आप आपके हॉस्पिटल में तो ये है नहीं, तो मैं लेके जाऊंगी तभी तो टेस्ट करवा के आऊंगी। तो वो अपने लालच में उन्होंने रिलीज कर दिया, उनको छुट्टी दे दी और वो हम लेकर गए इनको हॉस्पिटल। और उसके बाद में मैं वापस उन डॉक्टर्स के चुंगल में नहीं फंसी थी। उसके बाद गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी जितना मर्ज तुसी हैगा तो फिर इलाज भी तुसी करवाओ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ डॉक्टर ਕੋਲ वो करो जो बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ दूजा रूप होए। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अगर डॉक्टर चंगा होए तो रब दा दूजा रूप होता है। तो बस यही अरदास थी कि गुरु जी किसी सही डॉक्टर में सही इलाज करवा दो प्लीज, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। और संगत जी और मैं यही मांगती थी कि गुरु जी मेरे को अपना सिग्नल दे देना, अपना इशारा आप दे देना ताकि मैं पहचान पाऊं कि हाँ अब इस जगह सही इलाज हो रहा है। और संगत जी बिलीव करोगे मैं इनको लेके फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंची हूँ और वहां के गेट से गुरु जी की फ्रेग्रेंस, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस। और उसके बाद में जब हम उस डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचे तो पूरा फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी ने बोला है कि ये डॉक्टर ठीक, यहाँ पहुंची है तू, अब यहाँ सही इलाज होगा। और संगत जी आज तक हमने उस डॉक्टर को छोड़ा नहीं, क्योंकि जिस डॉक्टर को गुरुजी ने चूज किया है, जिससे गुरुजी ने इनका इलाज करवाया है, तो वो डॉक्टर कैसे गलत हो सकता है। तो आज तक कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसी के पास जाते हैं, वही ट्रीट करता है और बिल्कुल ठीक होके आते हैं। तो सही में वो रबदा डॉक्टर। और संगत जी अंकल के साथ भी बहुत बहुत कृपाएं हुई हैं गुरु जी की। मेरे को बोला था गुरुजी ने, एक मैंने जैसे होता ही है हम लेडीज कानों में कुछ ना कुछ तो पहनते ही हैं, इयर रिंग्स, बालियां वालियां। तो एक बारी मेरे को गुरुजी ने बोला कि दिस इज ऑल थ्रू टेलीपैथी नॉट डायरेक्ट। तो बोला कि ना तेरा सोने दा है गिरेगा। संगत जी मैं जब ये गुरुजी ने बोला है तो वो तो गुरुजी की बोली तो पत्थर की लकीर है। तो मैं बार बार कानों को अपना हाथ लगाती थी, कहीं पर भी स्पेशली मार्केट जाऊं तो देखती थी कि कहीं गिर तो नहीं गया, गुरुजी ने बोला है तो गिरेगा तो जरूर। तो एक बार मैं बाथरूम में गई अपना बाथ लेने के लिए, तो हेड वॉश भी लिया और हेड वॉश करके जैसे ही मैं आई और पूजा करने के लिए अपना शिव पुराण पढ़ रही थी, तो एकदम मेरा ऐसे कान पे हाथ लगा और देखा वो बाली नहीं जो है। तो मैं कहा गुरुजी तो बोल ही रहे थे, तो गिर गई। तो ना एकदम ऐसे मैं मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा दोनों कानों को टच कर रही हूँ, अपना देख रही हूँ कि मेरी शर्ट में तो नहीं गिरी। तो एकदम से गुरुजी ने टेलीपैथी के लिए मुझे बोला, और कितने नहीं गया, पहले पाठ पूरा कर अपना। तो मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर उसके बाद में अपना पाठ पूरा किया। तो फिर वो पाठ पूरा करने के बाद में फिर मैं बेचैन सी ढूंढ रही थी कि बाथरूम में गिरा, टाल में चिपक गया, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया, क्योंकि वी आर एट द थर्ड फ्लोर। तो संगत जी गुरुजी ने फिर बोला, ओ किथे नहीं गया, तेरे कोल ही है, ढंग नाल देख अपने आप। तो संगत जी मैंने जब देखा तो वो मेरे पास ही था और मैंने अंकल को दिखाया, क्योंकि उनके सामने ही मैंने निकाला, मतलब जो मेरे उसमें था। तो देखा उसकी बाली का वो बंद जो लॉक लगा हुआ। बताओ, वो कहते मेरे अंकल बोलते कहते हैं कि ना अगर ये मेरे सामने ना निकला होता तो मैं जिंदगी भर तेरी बात ना मानता कि बंद बाली तेरे कान में से कैसे निकल सकती है, जबकि मेरे जो होल्स है वो भी बहुत छोटे। तो संगत जी गुरु जी के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने गिरवाना भी है और बचवाना भी है तो देखो कैसे कैसे वो हो जाते। तो जितना भी हम गुरु जी का शुक्राना करें
वो कम है। और संगत जी, जब बड़ा बेटा मेरा मास्टर्स करने यूएस गया तो वेट होता ही है ना, माओ को देने का लालच होता है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये बच्चे को भूख लगी तो क्या खाएगा। तो वो सब तो दिया तो वेट ज्यादा हो गया, तो मैंने गुरु जी का स्वरूप इसके लगेज में डाला। मैं कहा गुरु जी हम तुसी नाल नाल जा रहे हो, देखो एनु वेट वास्ते ना देखो देना ही पै गया ना, थोड़ा ज्यादा था ना, संभाल लेना गुरु जी। ऐसा मैं गुरु जी को अरदास करके वो करा। और संगत जी बिलीव करोगे कि इसको जबकि अब वो तो एयरलाइंस में था छोटा वाला, तो उसने यही बोला था कि भाई तेरा इस यहाँ तक तो चला जाएगा, इस सिटी तक, उसके बाद में तेरे को वो जो लोकल फ्लाइट लेनी होगी ना, वहां पर तेरे इतने हैवी बैग्स नहीं जा पाएंगे, वहां पर तेरे पैसे लगेंगे। संगत जी जब गुरुजी जा रहे हो ना, जब गुरुजी ये सब कर रहे हो ना, तो कुछ भी नहीं होता उसका। यहीं से दिल्ली से ही पूरे जिस सिटी में उसने पढ़ना था बिल्कुल डायरेक्ट वहां तक का पूरा उसको क्लियर बोर्डिंग पास दे दिया। कोई उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा, को कुछ नहीं लगा। देखो कैसे गुरुजी कदम कदम पर हमारे ऊपर कृपा करते। और एक आपको बड़ा चटपटा सा कहूँ या हल्का फुल्का सा सत्संग सुनाती हूँ। क्या हुआ कि अब बच्चे दोनों वहां पहुंच गए, तो हमें भी जाना ही था पीछे पीछे। तो मैं कनाडा गई तो वहां पर मेरी नीस भी रहती है, तो हम उसके पास गए तो उसने हमें कुछ बना के खिलाया। तो मैंने बोला, मैंने कहा अनु ये इस पे कौन सा मसाला डाला है, बहुत स्वाद है। तो बोली कि ना दीदी यहीं से, वो मैं हूँ उसकी मासी, लेकिन बोलती वो मुझे दीदी है क्योंकि हमारा एज गैप बहुत कम है। तो उसने बोला दीदी ये यहीं से लिया है, बापूजी चाट मसाला है। तो मैंने कहा अच्छा मैं भी लेके जाती हूँ इंडिया। संगत जी मैंने जो हमारा केबिन बैग था, मैंने उसके आउटर पॉकेट में मैंने वो डाल दिया। तो अब जब चेकिंग वो हो रही थी, वो हमारा कर रहे थे जब सिक्योरिटी चेक, तो उन्होंने ना वो उस चाट मसाले को बोला ओ दीज आर ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स। तो हम मतलब घबरा गए बहुत ज्यादा कि ड्रग्स कैसे बोल रहे हैं आप लोग। मैंने दिस इज नॉट ड्रग, नहीं कहा दिस इज प्योरली चाट मसाला ब्रॉट फ्रॉम कनाडा ओनली। तो वो कह रहे कि नहीं जी दिस इज ड्रग्स। तो उन्होंने गार्बेज कर दिया। अब संगत जी होता क्या है कि हमारी तो हर बात गुरुजी से होती है, मतलब हम कुछ भी काम करे कुछ भी करे। तो मैं ना ऐसी बैठी हुई ना वहां पर ही एयरपोर्ट पे, मैं कहा गुरुजी मेरे अन्य डॉलर वेस्ट चले गए। देखो उन्होंने ना एम फालतू चुप गार्बेज करता। संगत जी आप विश्वास करोगे, जो उन्होंने वो चाट मसाले के पैकेट हमारे सामने गार्बेज कर दिए थे, जब मैं घर पहुंची हूँ मैंने अपना वही कैबिन बैग खोला है, वो चाट मसाले उसमें से निकले जो हमारे सामने गार्बेज हो चुके थे। जब यही बात मैंने क्योंकि गुरुजी की कृपा से सेवा थे, तो वो जो जहाँ पर भी मैं सेवा करती थी तो वहां पर मैंने ये सुनाया। तो उन्होंने बोला अब तो आंटी आप अगली बार आप आओगे, आप फ्रूट चाट बना के लाओगे और उसके ऊपर ये चाट मसाला डलेगा, ये डिवाइन चाट मसाला है, अब हम सबको चाहिए, हम सबने खाना है ये। मैंने कहा बिल्कुल। तो वही हुआ, सबके मुंह लगा वो जितने भी जने थे मंदिर में। और संगत जी क्या सुना मेरे पीछे एकदम से सॉरी संगत जी मेरे दिमाग से निकल गया है। मैं हाँ संगत जी एक बारी क्या हुआ कि 31 दिसंबर का आपको मालूम ही है कि मंदिर में इतनी बड़ी सेलिब्रेशन होती है।
तो संगत जी मैं भी उस दिन ना एक बड़े बड़े इयररिंग्स बोल के वो पहन कर गई थी। तो हुआ क्या कि कब वो निकल कर मेरे कान में से गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं जब लंगर के लिए गई तो वो आप शायद जानते हो दुआ आंटी जिनकी अब डेथ हो चुकी है, आशा दुआ आंटी, तो उन्होंने मेरे को टोका कि ये क्या नया फैशन आया है, एक कान में बाली एक कान में नहीं। तो मैंने हाथ लगाया तो मेरी होश उड़ गई कि कहाँ गिरा। तो संगत जी मैंने पूरे मंदिर में मैंने ढूंढ मारा तो नहीं मिला। मैंने ऑफिस में भी लिखवा दिया कि अगर ऐसा ऐसा एक बड़ा कुंदन का इयररिंग मिलेगा तो वो मेरा है, आप ले लेना रख लेना। तो बोल दिया। और संगत जी उससे अगले दिन लंगर में सेवा थी तो हम अपने किचन में गए। तो किचन में जाके देखा तो वो इयररिंग किचन की स्लैब पे पड़ा हुआ, जबकि उससे पहले दिन न्यू ईयर वाले दिन मैं किचन में एंटर भी नहीं करी थी। लेकिन गुरुजी को पता था कि कल ये सुबह यही आएगी। तो देखो संगत जी गुरुजी की क्या कृपा, क्या निराले उनकी करिश्मे कि वहां पर उन्होंने वो दिया। और हाँ संगत जी एक बार क्या हुआ, वैलेंटाइंस डे था तो तब तो अब तो दरबार लेट खुलता है, उस टाइम तो दरबार सुबह भी खुला हुआ होता था। तो जैसे हम सुबह अपनी सेवा के लिए मंदिर पहुंचते थे तो पहले दरबार में जाके माथा टेकते थे और फिर हम अपनी सेवा वाली जगह जाते थे। तो संगत जी उस दिन थोड़ा सा शरारत आ गई, शरारत कह लो जो भी, गुरुजी सुझवाने वाले हैं कोई भी चीज। तो मैं गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी you are my valentine, you are my true love and I love you very much but today I am becoming naughty, I want a proof that you also love me। तो ये अरदास करके मैं अपना चली गई जहाँ हमारी सेवा होती है। तो उस दिन शाम को सिंगला आंटी ने वो गोभी बनी थी तो काफी बच गई थी, तो उन्होंने बोला लो आंटी, आशु आंटी ये लो आपका प्रसाद। तो जब वो लिया ना तो तब उस टाइम स्ट्राइक किया, अच्छा हाँ मैं तो बोल के आई थी ना गुरुजी को कि आज मुझे कुछ चाहिए प्रूफ कि आप मेरे को प्यार करते हो। तो मैंने कहा अच्छा फूल ना सही तो गोभी का फूल सही। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो उसकी थोड़ी देर बाद सिंगला आंटी ने फिर मुझे वो चटाई प्रसाद दिया, ये लो आंटी आज आपका ये प्रसाद भी। मैंने कहा वाह गुरुजी थैंक यू। तो और खुश हो गई मैं। तो उसके बाद संगत जी पहले तो आप सबको पता है कि इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी। तो गणेश जी के पास में जो एक आंटी थी वो एक बच्चे का ना केक कटवा रही थी, तो इतने में मेरे को तूर आंटी ने आवाज लगा के बोला आशु आंटी जाना नहीं, अभी केक खा के जाना। तो मैं मन में फिर हंस पड़ी। मैं कहा अच्छा गुरुजी केक पेस्ट्री है ना वैलेंटाइंस गिफ्ट, तो वो भी मिल गया। मैं कहा थैंक यू वेरी मच गुरुजी, आज तो मजा ही आ गया, मतलब सही में मेरे को पूरा वो प्रूफ दे दिया गुरुजी ने कि इवन यू आल्सो लव मी। तो उसके बाद संगत जी मैं जैसे ही गेट पर वहां पर पहुंची तो एक अंकल कार में बैठे हुए, उन्होंने मुझे इशारा किया कि आंटी इधर आइए। कहा अच्छा, मैं गई उनके पास, मैं कहा हाँ जी अंकल। तो उन्होंने एक रोल किया हुआ मुझे दे दिया, कहते ये लो। तो संगत जी मैंने उसी टाइम खोल के देखा। अब सिर्फ गुरुजी को पता होता है कि हमें कौन सी चीज कब अच्छी लग रही है। तो उन दिनों में मुझे जो गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप है ना वो बहुत भा रहा था, तो मेरे को मन हो रहा था कि ये भी मेरे पास होना चाहिए गुरुजी का स्वरूप। तो संगत जी वो वैलेंटाइंस डे ये टाइम था 11:45 बजे का, 11:45। तो 12 बजे में 10-15 मिनट बाकी और गुरुजी ने मुझे देखो वो वैलेंटाइंस गिफ्ट दिया जो बहुत 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 मेरे लिए सबसे ऑस्पिशियस गुरुजी का स्वरूप, जो मुझे बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। तो इतना मैं उछली, इतना मैं वो खुशी से वो हुई कि थैंक यू गुरुजी,
सही में हमारे गुरु जैसा ना ही कोई देव। बिल्कुल, जिस मस्तक भाग सुलागा से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ, और गुरुजी और संगत जी, मुझसे कोई भी जाने अनजाने भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। बस यही अरदास गुरु जी के कि बस उनके प्यार में हम पागल ही रहे, और हमेशा बस उनके साथ उनके चरणों में जुड़े रहे। सब के लिए यही कामना। सब बहुत 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 प्यार करे और गुरु जी की असीम कृपा सब पर बनी रहे। शुक्राना 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 गुरु जी। और थैंक यू आंटी, इतना सुंदर मौका देने के लिए। थैंक यू अंकल, आंटी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना, आंटी जी से इतने प्यारे सत्संग सुनवाएं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के साथ नरेंद्र ढांग अंकल जी की जो यात्रा है, जो गुरु जी ने ब्लेस किए हैं उनको, आइए सुनते हैं बहुत ही ध्यान से। गुरु जी महाराज जी नरेंद्र अंकल को बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी ने हमें अपनी जूतियां और मोजे भेंट किए। नरेंद्र अंकल जी ने कहा, एक दिन जब बाबा और मैं गुरु जी के मंदिर गए तो गुरु जी ने एक भक्त से एक बड़ा पैकेट निकलवाया जिसमें उनकी जूतियां और मोजे थे। उन्होंने मुझे 3 जोड़ी जूतियां और कुछ जोड़ी मोजे भेंट किए और बाबा को 2 जोड़ी जूतियां दी, और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये जूतियां लगभग 10 साल पहले पहनी थी। संगत जी, यह आश्चर्यजनक था कि उन सभी जोड़ियों से इतनी खुशबू कैसे निकल रही थी, जबकि 10 साल पहले की थी। संगत जी, जब मैं घर गया और उन्होंने जो जोड़े मुझे दिए थे उन्हें ध्यान से देखा तो उन सभी पर उनके दिव्य पदचिन्ह बने थे, और प्रत्येक जोड़ी अलग अलग आकार की थी, 5, 6 और 8। गुरुजी भगवान होने के नाते जब चाहे अपने शरीर के आकार को बढ़ा या घटा सकते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी को देखा गया था, वे अपने इच्छा अनुसार शरीर को बदल लेते थे, छोटा और बड़ा कर देते थे, और जूतियों के साइज को भी गुरुजी महाराज जी छोटा बड़ा कर देते थे। संगत जी, ऐसे दिन बीतता गया। गुरुजी के महाराज जी के साथ खरीदारी का समय आया। एक दिन गुरुजी महाराज जी छबीला के साथ जालंधर के माल में गए। मैं गोल्डी और बाबा के साथ वहाँ था, और हालांकि मुझे डर था कि कहीं गुरुजी मुझे बिना बताए खरीदारी करने के लिए डांट न दें। बाबा उनका अभिवादन करने गए। जैसे ही गुरुजी ने बाबा को देखा, उन्होंने बाबा से पूछा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वे सुबह से ही मेरे बारे में सोच रहे थे। फिर हम सब एक साथ पुरुषों के कपड़ों की दुकान में गए, जहाँ गुरुजी ने पूछा कि क्या दुकानदार उन्हें छूट देगा। संगत जी, दुकानदार ने छूट देने से मना कर दिया, डिस्काउंट नहीं दिया, और हम सभी के बार बार अनुरोध करने के बाद भी दुकानदार नहीं माना और न तो डिस्काउंट दिया। संगत जी, गुरुजी ने लगभग 150 पतलून देखी और अंत में एक जोड़ी चुनी और दुकानदार से कहा कि वे 40 इंच कमर और 42 इंच लंबाई वाली पतलून पहनना चाहते हैं। जो दुकानदार विक्रेता था उलझन में पड़ गया, क्योंकि गुरुजी की कमर बहुत छोटी लग रही थी। फिर गुरुजी ने 2 टी-शर्ट भी चुनी। मैं दुकानदार को पैसे देने ही वाला था, लेकिन गुरुजी ने मुझे पैसे नहीं देने दिए। हमें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और दुकानदार को दे दिए। उन्होंने बदले में मिले पैसे वापस लिए और अपनी जेब में रख लिए। संगत जी, हम इस पूरी घटना का महत्व नहीं समझ पाए, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद बहुत रहस्यमय तरीके से आता है, और किसी न किसी तरह से उस दिन दुकानदार और हम तीनों
दोस्तों को गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। तो संगत जी, कहने का भाव ये है कि गुरु जी महाराज जी तो धरती पे मानव रूप में हमारा कष्ट, हमारा दर्द, हमारी परेशानियां ही ख़त्म करने आए हैं, क्योंकि वे अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और गुरु जी चाहते हैं कि उनकी संगत किसी भी परेशानी में न हो। और जो संगत गुरु जी महाराज जी का नाम जप करता है, सत्संग सेवा सिमरन करता है, संगत जी यकीन मानिए गुरु जी उसे कभी कोई मुसीबत नहीं देते, उसे कोई परेशानी नहीं आते, और आ भी जाती है तो गुरु जी महाराज जी सही समय आने पर उस परेशानी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर दयालु गुरु जी हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, नरेंद्र अंकल को गुरु जी महाराज जी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के सत्संग में आप जब भी जाएं तो पूरा लंगर किया करें, क्योंकि बार बार सेवादार आपको समझाते हैं कि पूरा लंगर करना चाहिए। और यह सत्य है, क्योंकि गुरु जी महाराज जी के ब्लेस करने का तरीका बहुत ही अलग अलग है। गुरु जी महाराज जी कभी अपनी संगत को लंगर खिला के ब्लेस करते हैं, कभी गुरु जी महाराज जी चाय प्रसाद देकर ब्लेस कर देते हैं। तो गुरु जी महाराज जी के ब्लेस करने के अलग अलग तरीके हैं। कभी गुरु जी अपनी संगत को जलेबी खिला के ब्लेस कर देते हैं। तो संगत जी, हमारा काम है सिर्फ कर्म करना, हमें तो अच्छे कर्म करना है, सत्संग में जाना है, वहाँ गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करना है। सत्संग में किसी प्रकार का कोई बात न करें किसी से, चुपचाप साइलेंस होके पेन ड्राइव सत्संग सुने, गुरु जी महाराज जी से डायरेक्ट टेलीपैथी माध्यम से वहाँ जुड़ जाएं। गुरु जी आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और जो जैसा करता है संगत जी वह वैसा पाता है। बाद में हम सोचते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, लेकिन हम यह पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि हमने क्या किया। 2 घंटे सत्संग सुना, 1 घंटे सुना, आधे घंटे सुना, हमने क्या किया सत्संग के दौरान। तो यह हमारे ऊपर, हमारे कर्म पर निर्भर है कि हम कितनी परेशानी और मुसीबत मोड़ लेते हैं। इसलिए संगत जी, परेशानी से बचना है तो गुरु जी महाराज जी का सिमरन करिए, सत्संग सेवा सिमरन करिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए। देखिए गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग कृपा आपके ऊपर आएगी।